नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप आरएस प्री एग्जाम की तैयारी का सोच रहे हैं या आरएस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम लोग पैटर्न को समझेंगे, इसके अलावा क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस प्रकार जो सब्जेक्ट को किस प्रकार एनालिसिस करके उसको पढ़ना चाहिए, सब टॉपिक्स को किस प्रकार हैंडल करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आरएस एग्जाम की बात करें। इसमें हम लोग ये बात करेंगे एग्जाम कब तक हो सकता है, उसकी संभावना क्या है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। ये आपके सामने दोस्तों आरएस प्री 2021 के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें आपके सामने जो मैंने सब्जेक्ट का जो कॉमन वर्ड्स है वो यूज कर लिए। भाई किस प्रकार पढ़ना है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन सब की पहली शर्त यही है, आपके पास डिटेल सिलेबस होना चाहिए। इसका थोड़ा डिटेल में हम लोग अभी प्री की बात कर रहे हैं, मेंस की बात नहीं कर रहे दोस्तों। इसमें दोस्तों आरएस एग्जाम में आपको लगभग कितने क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग आपको 1 मिनट दोस्तों, 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 200 मार्क्स के। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे पेपर में। आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का, और जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो 1/3 होगी दोस्तों। आपके 3 क्वेश्चन के गलत के पीछे आपका एक सही क्वेश्चन को माइनस कर देंगे या उसको नहीं मानेंगे, उसको हटा देंगे। तो ये आपको पूरा चीज ध्यान रखना है। आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, 150 क्वेश्चन होंगे, 150, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके पास 200 मार्क्स का टोटल नंबर ऑफ होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। इसमें हम लोग अब सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। एग्जाम दोस्तों, अब अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना था वो कोविड के कारण पोस्टपोन्ड हो गया है। ठीक है ना, इसका 2020 में भी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट करने की प्लानिंग बना रहे थे। उससे पहले कोविड की स्थिति में इसकी जो प्रक्रिया है उसको पोस्टपोन कर दिया है। एग्जाम दोस्तों कभी भी हो, आपको एग्जाम की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, ताकि कोई भी डेट आए तो सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ज्योग्राफी की बात करेंगे। अगर ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, इसमें आप लोगों को इंडिया लेवल की ज्योग्राफी पढ़नी है, साथ साथ आपको राजस्थान लेवल की। इसमें दोस्तों बेस्ट बुक्स कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ना कैसे है वो बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में आप लोगों को दोस्तों इंडिया लेवल में आपको कहीं नहीं जाना है। 11th और 12th एनसीईआरटी बस। अगर 6 to 12 आप लोगों को थोड़ी बहुत ढंग से पढ़ी है तो आपको ओनली 11 12 से आपका इंडिया लेवल की जो ज्योग्राफी होगी, इसमें आप लोगों को आपके पास डिटेल सिलेबस होगा ना, तो इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें ध्यान रखनी है, ताकि आपके जो मेन टॉपिक्स है, कोर टॉपिक्स है, वो अच्छे से हो जाए। 11th क्लास के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना ही है। अगर आप इसको और अच्छे कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको पूरा कंप्लीट जियोग्राफी का यूपीएससी लेवल तक आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इसी चैनल पर। आपकी इच्छा हो तो देख सकते हैं, अच्छा लगे तो, नहीं तो आप जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा हम लोग दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी को भी इस चैनल पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी आप अगर आपके पास नोट्स हो या आपने कहीं कोचिंग की है तो आप उसी पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, आरबीएससी बुक्स भी अगर ढंग से पढ़ी है तभी आपका काम बन जाएगा। ये अभी हम लोग आरएस प्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ज्योग्राफी की बात हो गई। इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और राजस्थान ज्योग्राफी को कुछ इस प्रकार दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों जो भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स है, यूनिट वाइज आप लोगों को डिटेल सिलेबस होना जरूरी है, क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम में सारे टॉपिक सब टॉपिक्स होते हैं, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन वहां से उठता जरूर है। ठीक है ना, ये तो बात होगी ज्योग्राफी की। अगर बात करें करंट की, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का प्रेजेंट टाइम में, तो करंट की बात करें, करंट में दोस्त आप लोगों को इंडिया लेवल का जो बेसिक करंट है इंपॉर्टेंट, और राजस्थान का करंट, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना होगा और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा राजस्थान वाले में। ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ध्यान तो दोनों पर देना है, लेकिन ज्यादा फोकस आपको राजस्थान वाले में, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठेंगे। यहाँ पर जो इसमें करंट की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं भाई। जियोग्राफिकल स्थिति है करंट में, या पॉलिटिकल स्थिति है, या इकोनॉमिकल स्थिति है, या किसी भी प्रकार के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, वो सारी चीजें करंट में कवर हो जाती है। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट को करंट के साथ जोड़ के पढ़ना है। ठीक है ना, ये ज्यादा जो भी सब्जेक्ट है अच्छी बात है, लेकिन करंट से अपडेट होके चलना होगा, ताकि क्वेश्चन बनेंगे करंट से हमेशा स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट होके आते हैं आजकल क्वेश्चन। फिर आपको लगता है कि भाई करंट का भी लग रहा है और स्टैटिक का भी लग रहा है, उसका कारण ये होता है करंट में न्यूज में अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है तो उसका वैसे ही पूछ लेते हैं। क्लियर हो गया। ये करंट में आप लोगों को, अगर आप किसी कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं, हम लोग अलग, जब मैं आपको मटेरियल से रिलेटेड बात करूंगा आरएस के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। आगे आ जाइए हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए दोस्तों आपके सामने होगी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और राजस्थान का भी इसमें ध्यान रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो राजस्थान का भी इसमें ऐड है।
तब आपके सामने स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। इसमें दोस्तों ओनली आपको आर्ट एंड कल्चर पोर्शन निकालना है। किसमें से? प्राचीन काल से और मध्य काल से ओनली आर्ट एंड कल्चर पोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, होगा तो इससे काम बन जाएगा, नहीं तो छोड़ देना। कोई आपको यहाँ पर 200 में से 200 नहीं लाने हैं, कट ऑफ आपको पता ही है लगभग 200 में से 70-80 के आसपास रही है, ज्यादा से ज्यादा 80 या 90 रहेगी, ठीक है ना। तो इससे आपको लोड नहीं लेना, कुछ चीजें छूट जाती है तो छोड़ना ही बेटर रहता है। लेकिन जो राजस्थान से रिलेटेड इसकी जो हिस्ट्री है उसका मेन पोर्शन होता है आर्ट एंड कल्चर, जो हेरिटेज है, राजा महाराजा संबंधित है, राजस्थान की चीजें अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल ज्यादा उठेंगे, आएंगे तो आपको इंडियन लेवल के भी। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो वो हमेशा फोकस किस पर करता है? स्टेट वाली चीजों पर फोकस करता है। कुछ सिलेक्टिव चीजें आपको इंडिया लेवल की ले लेंगे, लेकिन इसमें दोस्तों इंडिया लेवल में ये आधुनिक भारत है, इसमें ओनली आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन ओनली इतना लेकर इसको आधुनिक भारत को अच्छे से करके फिर अगर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पोर्शन अच्छे से कर लेते हैं तब आपका यहाँ से काम बन जाएगा। इसमें आप सिलेक्टिवली टॉपिक पढ़ सकते हैं। प्राचीन हिस्ट्री में अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन हिस्ट्री में आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में किसको फॉलो कर सकते हैं? कुछ जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अलावा गौर्य उत्तर वैदिक काल है, गुप्त वंश या मौर्य वंश, इन 2-3 वंश और 2-3-4-5 टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं। उसका मेन पोर्शन आर्ट एंड कल्चर का, बस अगर उसको भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम होता है सारा मटेरियल लेके वो उसका भी पढ़ लिया उसका भी पढ़ लिया, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन तो बढ़ेगी और लास्ट टाइम एग्जाम में कोई रिवीजन होता है और बिना रिवीजन के आपको पता है कि कोई सक्सेस नहीं होती है। तो मटेरियल अपना अच्छा रखिए और कंसाइज वे में रखिए, अपना खुद के नोट्स बना दीजिए। अगर मटेरियल बड़ा है कोई भी टॉपिक का उसको अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए ताकि लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सके। तो ये तो बात होगी प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत को किस प्रकार टैकल करना है ये आपको समझ में आ गया। इसमें दोस्तों मैं आपको थोड़ा टाइम टेबल भी बताऊंगा आपको किस प्रकार मैनेज करना है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप सिलेबस को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में भी राजस्थान हिस्ट्री को तो अच्छे से पढ़ना ही है, आधुनिक भारत को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से आपको 3 या 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और वो भी इजी वाले, ठीक है ना। इसमें आप अच्छे से एक्ट हो, गवर्नर के काल में कौन कौन से जो मुख्य क्रियाएं हुई है, अक्सर आपको डेट भी पूछ लेते हैं तो आपको डेट का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। गवर्नर हुए, इस सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान को भी अच्छे से आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन हेरिटेज है या किसी प्रकार की जो मुख्य हस्तियां थी उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। अगर बात करें आगे पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए दोस्तों दुनिया जानती है, सब लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया और स्टेट लेवल का दोनों से अच्छे से मिल जाएगा। बस करंट का यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर ये सारी चीजें करंट ओरिएंटेड के आसपास घूमेगी। तो अपने पास डिटेल सिलेबस होगा, उसमें टॉपिक वाइज सारी चीजें एक एक करके आपको लोग देखनी होती है। पॉलिटी के लिए इंडिया और राजस्थान दोनों पढ़नी होती है। लक्ष्मीकांत से आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उसमें रिलेटेड अगर आप इंडिया का पढ़ रहे हो तो उससे तुरंत आप राजस्थान के भी पढ़ लो, क्योंकि दोस्तों आप तो पटवारी और आरएस का एग्जाम की बात करें तो कुछ सिमिलरिटी का पे सिमिलरिटी बोलेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि पटवारी एग्जाम में भी इंडिया लेवल की चीजें डाल दी है, तो इसलिए उस कंपटीशन इस कंपटीशन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्री और उसका जो कंप्लीट पेपर है ना ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो अगर पॉलिटी में आप लोगों को एक ही गाइड फॉलो करके प्रैक्टिस, क्योंकि यही आपको क्लियर करवाएगा एग्जाम, बाकी तो ठीक है चलता रहेगा। तो इंडिया में आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड समझ में आ गई, राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। एनसीईआरटी फॉलो करो, कुछ भी करो, आपकी जो इच्छा है, बट एक सोर्स को कंटिन्यू फॉलो करो और उसी में लगातार प्रैक्टिस करो। आप 11th-12th की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं इंडिया लेवल में, तो आपका वहीं से काम बन जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा राजस्थान वाले को अच्छे से पढ़ना होता है। और इसके अलावा बात करें साइंस टेक, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो करंट ओरिएंटेड है, अगर होना होगा तो यहां से हो जाएगा, नहीं तो छोड़ दो। साइंस टैग के पीछे आप दुनिया भर का पढ़ोगे, कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए जो मेन टॉपिक्स है उसका बेसिक देख लो, प्लस इसका जो करंट में जो भी चंद्रयान इसरो से द्वारा जो भी प्रोसेस हुए, कोई किसी प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है, तो यह सारी चीजें करंट से ओरिएंटेड है, वो सारी पढ़ लोगे। साइंस टैग में बहुत है, नहीं तो ऐसे भर के पढ़ोगे तो दोस्तों इतना टाइम नहीं रहेगा, लास्ट टाइम में आपको इसमें से तो कुछ याद रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैं आपको बता दूं, साइंस टैग ऐसा ही टॉपिक है, इसमें शब्द ऐसे ही होते हैं, मुश्किल से याद होते हैं, और फिर रिवीजन के बाद अगर रिवीजन ढंग से नहीं किया तो वो जो पढ़ा वो कुछ काम का नहीं है। इसलिए करंट ओरिएंटेड प्लस 2-4 मेन टॉपिक होता है, पुराना पेपर दे के पुराने पेपर में आपको एनालिसिस मिल जाएगा, आपको आराम से साइंस या टेक्नोलॉजी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया साइंस टैग और करंट का किस प्रकार आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। साइंस टैग को तो आप करंट, मेरे हिसाब से करंट ओरिएंटेड रखकर ही काम चलाओ, उसका करंट ओरिएंटेड, करंट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो उसका बेसिक देख लो बस।
यहीं से आपका जो 2 4 5 कितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपके वहां से हो जाएंगे, सही होने तो वही हो जाएंगे, नहीं तो पूरा पढ़ लो, जो सही होने हैं वो भी गलत हो जाएंगे। इसलिए आपका टाइम वेस्ट तो करना नहीं है और ढंग से आपको एक परफेक्ट प्लानिंग से पढ़ना होगा। अगर बात करें आगे इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, आपको इंडिया लेवल की सिर्फ बेसिक पढ़नी है। आप किसी बुक से पढ़ रहे हो या मुन्ना सर के नोट से पढ़ रहे हो, मुन्ना सर के वीडियो देख रहे हो या मुन्ना सर को ज्वाइन कर रखा हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको ओनली बेसिक पढ़ना है। लोग बोलेंगे रमेश सिंह को पढ़ लो, उसको पढ़ लो, दुनिया भर की आप इकोनॉमी इंडिया लेवल की लेके बैठ जाओगे तो कोई काम का नहीं है। इसलिए आप लोगों को ध्यान अच्छे से तो राजस्थान का भी देना है, लेकिन ये दोनों खेल रहेंगे करंट। बेसिक पकड़ लो और करंट, बस बेसिक के साथ करंट। बेसिक में आपको कुछ सिलेक्टिवली टॉपिक, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी चीजें, एनपीपी हो गया, उसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, उसमें बजट का आकलन कैसे किया जाता है, बजट का कैसे प्रोसेस होता है, क्योंकि बजट हमेशा करंट का टॉपिक रहता है, उसका स्टैटिक पार्ट कैसे पढ़ना होता है वो आपको बेसिक के अंदर पढ़ना होता है, ठीक है ना। इसलिए दुनिया भर के पढ़ने के बजाय आप करंट ओरिएंटेड, इसमें अगर आप करंट ओरिएंटेड रखेंगे इकोनॉमिक्स को तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन हाँ बेसिक अच्छे से पढ़ना जरूरी है। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आगे होगा। अब आगे आ जाता है, इसके लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के, क्योंकि दोस्तों अब आपको सारी चीजों पर तो पकड़ बनानी नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो और जो वीक पॉइंट है उसको थोड़ा अच्छा कर लो, इससे आपका काम बन जाए। आपको हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ आपके लगभग 76 के आसपास रही है ओबीसी जनरल की, तब आप समझ सकते हैं कि भाई एक्चुअल में कट ऑफ कहां तक जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 70 की 80 होगी, 90 होगी। अब 200 में से इतने तो नंबर आ ही सकते हैं ना। कुछ 2-3 मैथ्स सब्जेक्ट को भी अच्छे से कर ले तो भी आपके इतने नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, जो मैथ्स वाले और रीजनिंग वाले अच्छे हैं तो इसको अच्छे से कर लो, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया, ये वाला तो आप सारे के सारे चुरा सकते हो। अगर आप रीजनिंग और मैथ में परफेक्ट हो तो ये तो सारे प्रैक्टिस के माध्यम से ही चुरा लोगे। तो यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो फिर आपको दूसरे में हो सकता है आपका ये अच्छा होकर किसी और वीक हो, उसमें आप लोग बाद में ध्यान दे सकते हैं। जब आपको टाइम कम मिले तो उसमें कम टाइम में काम कर लो। बाकी रीजनिंग हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, करंट, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी देख लो, इन सब से भी काम बन जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूरा भर भर के पढ़ने के बजाय आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी होगी, इसी से आपका बनेगा, ठीक है ना, काम बनेगा। आपको किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, कंपटीशन बहुत है, इसमें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और सब्जेक्ट मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपका काम बनेगा। नहीं तो घूम फिर के प्रीत निकल गया मेंस में, फिर वही लटके रहोगे। हम लोग मेंस के बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में अगर इसकी प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में आपको दोस्तों जो भी टाइम रखो, 2 सब्जेक्ट साथ रखो। एक सब्जेक्ट को लेकर पूरे दिन मत बैठे रहो, 2 सब्जेक्ट को साथ रखो, दोनों सब्जेक्ट को बारी बारी से उसको कवर करके, मान लो 15 दिन में अलग अलग 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो लगभग 25 दिन दे दो, 2 सब्जेक्ट को साथ लेके चलो, नहीं तो 30 दे दो, ठीक है ना। 30 दिन देखो, अभी एग्जाम डिसाइड नहीं हुआ है तो इसको मेंस ओरिएंटेड से पढ़ते रहो। मेंस का सिलेबस उठाओ, उसमें कौन कौन से सिमिलर टॉपिक होते हैं उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। आंसर राइटिंग आप अच्छे से टॉपिक कवर होगा तभी स्टार्ट हो पाएगी, नहीं तो आप ऐसे से 0 से स्टार्ट करके आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगी। जब आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे होंगे तभी आप सवाल अटेंड कर पाएंगे ना, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, दिन में 2 सब्जेक्ट रखना है, 2 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करने के बाद अगले 2 और उठाने हैं, लेकिन करंट को हमेशा साथ रखो, करंट को हमेशा साथ रखो। बाकी कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओ ताकि पूरे बोरियत नहीं हो, ठीक है ना। 7-8 घंटे भी दोगे आपका काम बन जाएगा। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, डेट कभी भी आ सकती है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी जब होना चाहिए उसी टाइम ना होकर आगे पोस्टपोन हो रहा है लगातार, तब आप लोगों को ध्यान रखना, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। इस पर बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। जब भी आएगा नोटिफिकेशन उस समय ओनली रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, ना कि आप बेसिक पढ़ने वहां बैठो। क्लियर हो गया। अगर आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या काफी पहले से कर रहे हैं तो आप सब दोनों के लिए यही रहेगा। अभी से पढ़ रहे हैं तो भी अच्छे से यही प्रोसेस रहेगा, बाद में भी यही प्रोसेस रहेगा। इन सब के साथ आपको प्रैक्टिस क्या रखनी है, प्रैक्टिस। कुछ भी पढ़ो प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी पढ़ो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। जब आपको टाइम मिले उसमें प्रैक्टिस में डाल दो, इससे आपकी जो मेंटल की जो ग्रोथ होगी, मेंटल ग्रोथ होगी वो अच्छे से हो जाएगी। एग्जाम को किस प्रकार टैकल करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमी रही हो तो जरूर आप डिसलाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।